नमस्कार। हम सबने भगत सिंह का नाम तो सुना ही है, लेकिन क्या हम वाकई उस आग को जानते हैं जो उनके अंदर जलती थी? देखिए, ये सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं थी। ये अन्याय के खिलाफ एक ऐसी जंग थी जिसने एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए, आज उस नौजवान की कहानी को समझते हैं जिसने अपने सपनों के भारत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। भगत सिंह के लिए ना, क्रांति शब्द का मतलब सिर्फ हुकूमत बदलना नहीं था। नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। उनका मानना था कि असली आज़ादी तब तक आ ही नहीं सकती जब तक समाज की नींव न बदल दी जाए। एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर इंसान बराबर हो, जहां इंसाफ सिर्फ ताकतवरों की जागीर ना हो। और यही सोच, यही फलसफा उनके हर एक कदम के पीछे की ताकत थी। तो सवाल यह है कि भगत सिंह के सपनों का भारत आखिर दिखता कैसा था? यह सिर्फ अंग्रेजों से मिली राजनीतिक आज़ादी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी चीज थी। चलिए उनके विजन को जरा और करीब से देखते हैं। एक नए भारत का वो सपना जो उनकी सच्ची स्वतंत्रता की सोच को दिखाता है। यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखती हैं। एक तरफ है ब्रिटिश राज की वो कड़वी हकीकत, जहां जुल्म करने वाले कानून थे, हर तरफ नाइंसाफी थी और लोगों को बांटने की पूरी कोशिश थी। और फिर दूसरी तरफ है भगत सिंह का वो बुलंद सपना, एक ऐसा भारत जहां सब बराबर हो, जहां कानून सबके लिए एक हो और जहां बंटवारे की जगह एकता हो। ये सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं था, ये तो समाज की आत्मा को बदलने की क्रांति थी। और हाँ, भगत सिंह इस लड़ाई में अकेले नहीं थे। वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा थे। ये एक ऐसा ग्रुप था जिसका मकसद बहुत साफ और बड़ा था, सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना जो बराबरी और इंसाफ की नींव पर खड़ा हो। और जानते हैं उनका सबसे बड़ा हथियार क्या था? ज्ञान। उनका मानना था कि अगर नौजवानों को शिक्षा और तर्क की ताकत दे दी जाए तो वो एक ऐसे भविष्य की तामीर कर सकते हैं जिसमें अन्याय की कोई जगह ही नहीं होगी। लेकिन सिर्फ बातें और विचार तो एक शुरुआत भर थे। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां भगत सिंह की सोच एक ज्वाला बन गई, जहां उनके विश्वास ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के दिल पर सीधी चोट करने के लिए मजबूर कर दिया। ये कोई यूं ही गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, ये दर्द और गुस्से से जन्मी एक कार्रवाई थी। जब उनके गुरु लाला लाजपत राय को एक प्रोटेस्ट के दौरान बेरहमी से पीटा गया और बाद में उनकी मौत हो गई, तो भगत सिंह और उनके साथियों ने इसका जवाब दिया। ये एक दहाड़ थी, एक ऐलान था कि हिंदुस्तानी लोगों पर हुए हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। लेकिन हिंसा उनका आखिरी मकसद कभी नहीं थी। उनका सबसे यादगार काम किसी की जान लेना नहीं, बल्कि एक सोए हुए साम्राज्य को झिंझोड़कर जगाना था। उन्हें एहसास हो गया था कि अब कुछ ऐसा करना होगा जिसे कोई नजरअंदाज ना कर सके। एक ऐसा पैगाम देना होगा जो पूरे हिंदुस्तान और दुनिया में गूंजे। और ये कदम वाकई में बहुत सूझबूझ भरा था। असेंबली में जो विरोध हुआ वो पूरी तरह से एक सोची समझी योजना थी। बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थे, बल्कि जैसा उन्होंने खुद कहा, बहरों को सुनाने के लिए थे। जो पर्चे फेंके गए उनमें उनका पूरा नजरिया साफ साफ लिखा था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भागने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद को गिरफ्तार होने दिया ताकि अदालत को ही अपना मंच बना सकें। वो जानते थे कि उन पर चलने वाला मुकदमा उनके विचारों को देश के हर घर तक पहुंचा देगा। ये एक क्रांतिकारी की नहीं, बल्कि एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट की चाल थी। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उनका यकीन था। और इसी यकीन के साथ वो अपने अगले जंग के मैदान में उतर गए। अब लड़ाई सड़कों पर नहीं, बल्कि जेल की एक अंधेरी कोठरी के अंदर थी, जहां उनके जज्बे की असली परीक्षा होनी थी। जंजीरें उनके शरीर को तो जकड़ सकती थीं, पर उनकी रूह को कैद नहीं कर सकीं। जेल के अंदर भी भगत सिंह की इंसाफ की लड़ाई एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा ताकतवर तरीके से जारी रही। जेल के अंदर पहुंचकर भी उन्होंने अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया। उन्होंने देखा कि कैसे भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ अपराधियों जैसा सलूक होता था, जबकि यूरोपियन कैदियों को बेहतर सहूलियतें मिलती थीं। अब उनकी लड़ाई देश की आज़ादी के साथ साथ अपने साथी कैदियों के बुनियादी मानवाधिकारों के लिए भी थी। अब उनकी जेल की कोठरी ही उनका नया मोर्चा बन गई। उन्होंने भूख हड़ताल को अपना हथियार बनाया, अपने शरीर को ही प्रतिरोध का एक जरिया बना दिया। उन्होंने जबरदस्त लेख लिखे जो किसी तरह जेल से बाहर लाए गए और पूरे देश में छपे। अब वो अपनी लड़ाई जिस्मानी ताकत से नहीं, बल्कि अपने विचारों की ताकत और अपने अटूट सिद्धांतों के दम पर लड़ रहे थे। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां इतिहास बन जाती हैं, अमर हो जाती हैं।
अब हम भगत सिंह की जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, वो बलिदान जिसने उन्हें एक शहीद बना दिया और उनकी विरासत को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। 23, सिर्फ 23 साल। जरा एक पल के लिए इस उम्र के बारे में सोचिए। जिस उम्र में जिंदगी ठीक से शुरू होती है, उस उम्र में भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। उनके इस आखिरी बलिदान ने उन्हें एक इंसान से एक अमर प्रतीक में बदल दिया। बहादुरी और देशभक्ति की एक ऐसी मशाल जो कभी नहीं बुझेगी। भगत सिंह की असली विरासत वो फांसी का फंदा नहीं है, बल्कि वो विचार हैं जो वो हमारे लिए छोड़ गए। बराबरी, इंसाफ और तर्क पर आधारित समाज बनाने की उनकी सोच आज भी उतनी ही जरूरी है। वो हमें याद दिलाते हैं कि एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ना हमेशा सार्थक होता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो। तो आज की बात हम इसी सवाल पे खत्म करते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो किसी इंसान के जाने के बाद भी उसके विचारों को जिंदा रखती है, अमर बना देती है? भगत सिंह का शरीर चला गया, पर उनकी आत्मा, उनके विचार आज भी जिंदा हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे, और क्या हम में अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत है, ठीक वैसे ही जैसे उनमें थी।